A very warm welcome to all the students of class 9th biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sudhapar, Badalganj. Today we are going to start chapter 1, the fundamental unit of life. Topic: nucleus. Remember the temporary amount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried to observe the peel without putting the iodine solution? तो ये मैं एनसीईआरटी को रीड कर रही हूँ और अगर अब एनसीईआरटी का 5.2.3 टॉपिक न्यूक्लियस देखेंगे तो इससे पहले भी आप लोगों ने जब सेल का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ओनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे आप ओनियन को पील करेंगे और एक पतली सी उसकी लेयर को स्लाइड के ऊपर रखेंगे और एक ड्रॉप ऑफ वाटर उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो स्लाइड में ये करना था तो उसमें हम लोग एक चीज़ और यूज़ कर रहे थे, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने का रीज़न क्या था, और अगर आयोडीन सॉल्यूशन डाले बिना, जैसे 2 स्लाइड प्रिपेयर कीजिए ओनियन पील लेके, एक स्लाइड पे आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, दूसरे पे मत डालिए और फिर दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा। एक उस स्लाइड में जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, एक उसमें जिसमें नहीं डाला है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड, और जिस भी स्लाइड में और आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, क्या आयोडीन सॉल्यूशन डालने से भी कोई इफेक्ट आया कुछ अलग से, यानी कि क्या जितना भी सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्या सब वैसे ही कलर्ड हुए, या कोई ज्यादा स्टेन हुआ होगा, कोई कम स्टेन हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली, यानी कि सेल का जो अलग अलग ऑर्गेनेली होता है उसके केमिकल कंपोजिशन अब जरूरी नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सब का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। ये सब अपने अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से कोई भी डाई का जो स्टेन है उसको लेते हैं। ठीक है, सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफ्रानिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। तो जो सेल के जो भी एरिया ज्यादा स्टेन लेंगे वो डार्क कलर के हो जाएंगे, जो कम स्टेन लेंगे वो कम डार्क दिखेंगे। ठीक है, यानी लाइट कलर्ड रहेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा और भी डाइज हैं, केमिकल डाइज, जिनको हम सेल की स्टेनिंग के लिए, स्टेनिंग करने का मतलब क्या होता है, सेल को कलर करना, क्योंकि आप सेल के अंदर के कई कंपोनेंट्स कलरलेस होते हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। स्ट्रक्चर तभी दिखेगा जब आप उसको कलर करेंगे। तो ये जो सारी डाइज होती है इनको हम लोग स्टेनिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो अलग अलग स्टेनिंग सॉल्यूशन है, जैसे आयोडीन है ब्लू कलर का, सैफ्रानिन है रेड कलर का होता है, इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू, ये सारे के सारे डाइज जो है वो सेल को स्टेन करने के लिए यानी कलर करने के लिए होते हैं। We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. तो ओनियन पील का आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा एक्टिविटी, तो उसमें न्यूक्लियस दिखा, ज्यादातर स्टेन जो है वो न्यूक्लियस का को दिखाने के लिए किया गया था कि ओनियन पील में कैसे हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब क्या, हमने ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हम लोग एक अपनी बॉडी के सेल्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो एक्टिविटी 5.7 फ्रॉम एनसीईआरटी, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, does any material get stuck on the spoon। एक ग्लास स्लाइड लीजिए, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए। ठीक है, अब आइसक्रीम स्पून लेके जो अपने गाल के अंदर वाला जो एरिया है चीक्स का, ठीक है, वहां से स्क्रैपिंग कीजिए। तो हम लोग देखते हैं ना कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो वहां पे थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, तो उसको स्क्रैप करके और एक नीडल की मदद से स्पून से वो मटेरियल लेके व्हाइट कलर का जो है वो ग्लास स्लाइड पे इवनली स्प्रेड कर लीजिए। इवनली स्प्रेड जैसे हम लोग ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं ना, उसी तरह स्लाइड पे वो मटेरियल जो वो एकदम इवनली, मतलब एक समान स्प्रेडिंग करनी है उसकी।
ठीक है, केप्ट रेडी फॉर दिस। ठीक है, अब स्प्रेड करके उसको रेडी रखिए। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। तो अब अगर व्हाइट कलर का वो जो स्लाइड पे प्रिपरेशन किया, अगर उसको ऐसे दिखेंगे आप, तो आपको कोई चीज विजुअली बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेनिंग डाई ले लेते हैं मिथाइलिन ब्लू, और एक ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू उस स्लाइड के ऊपर डालेंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन एंड पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। तो अब आप मिथाइलिन ब्लू डाल के भी स्लाइड को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, पर उससे पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन डाल लीजिए। ग्लिसरीन डालने से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और उसके ऊपर एक कवर स्लिप डाल दीजिए। What do we observe? What is the shape of the cells we see? Draw it on the observation sheet. यानी कि ये करने के बाद ऑब्जर्व तो करेंगे, जैसे हम लोग बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, कि हाँ ये चीज करने के क्या रिजल्ट मिला हमें। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, क्या चीज आपको दिखेगी, उसको हम लोग फिर शीट पे ड्रॉ करते हैं। We will observe a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell. यानी कि जब आप इस स्टेन्ड स्लाइड को देखेंगे तो आप लोग को एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल या ओवल, स्फेरिकल मतलब क्या होता है, राउंड, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखेगा हर एक सेल के सेंटर में। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सिमिलर स्ट्रक्चर हैज बीन ऑब्जर्व इन द ओनियन पील्स। तो सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने और कहाँ देखा था, ओनियन पील वाले भी एक्सपेरिमेंट में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के एकदम किनारे पे मौजूद होता है, जिसको पेरिफेरी कहते हैं, और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये माउथ है, माउथ के चीक से अंदर ये मटेरियल को स्क्रैप करना है, फिर एक नीडल के हेल्प से स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करके इवनली स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद मिथाइलिन ब्लू डालना है। मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद जब मिथाइलिन ब्लू ड्राई हो जाए तो फिर ग्लिसरीन डाल के, कवर स्लिप डाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा, हर एक सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस जो है वो दिखेगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, न्यूक्लियस का। यानी सेल क्या चीज बनाएगी वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कंटेन्स सेल्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी हमारे सेल के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए का पार्ट क्या होता है, जीन, और यही जीन के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी कि हमारे माँ बाप से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें मिले, हमसे वो अगली जनरेशन में जाएंगे, उससे अगली जनरेशन में जाएंगे। तो ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन जीन्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली इन द सेल, न्यूक्लियस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का। लाइज इन द सेंटर ऑफ एन एनिमल सेल एंड एट द पेरिफेरी ऑफ द प्लांट सेल। अभी बताया कि एनिमल सेल्स के बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में क्योंकि वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से बड़े साइज के वैक्यूल होने की वजह से वो न्यूक्लियस को किनारे की तरफ ढकेल देता है, यानी पेरिफेरी की तरफ। कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑन स्पेशल स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कंटेन करता है, एक स्पेशल उसका स्ट्रैंड होता है जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस भी जो है वो कई नंबर में प्रेजेंट हो सकता है। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, सेल विथ अ न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आपने सुना ही होगा। यूनि मतलब सिंगल और मल्टी मतलब मोर देन वन।
तो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल अगर कोई पूछे कि यूनिन्यूक्लिएटेड सेल क्या है, तो वो सेल जिसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस हो। मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड यानी कि वो सेल जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। एक ए न्यूक्लिएटेड सेल भी होता है। ए न्यूक्लिएटेड मतलब कि जिसके ए मतलब क्या हो जाता है, विदाउट न्यूक्लियस। तो आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होती। और न्यूक्लियस ना होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो स्पेस को वहां पे एकोमोडेट करेगा, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ज्यादा स्पेस अगर न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर लेगा तो ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा। इसीलिए जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। स्ट्रक्चर, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। ये चारों जो है वो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कि न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का फ्लूइड होता है, उसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप also known as nuclear membrane, made up of two membranes, the outer membrane and the inner membrane। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड बताया था। तो अंदर वाली जो है उसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, जो बाहर के तरफ है इसको क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। Outer membrane is in continuous with the membrane of the rough endoplasmic reticulum RER. It bears ribosome which helps in protein synthesis in a cell। तो अभी आप लोग जब राइबोसोम्स का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियस का यही जो मेम्ब्रेन है इसी से लग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनता है। और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देन पेरीन्यूक्लियर स्पेस, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो गैप है इसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। सेपरेट्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको सेल के साइटोप्लाज्म में से ये सेपरेट करता है। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवेलप इज परफोरेटेड विद न्यूमरस पोर्स। परफोरेशन मतलब क्या होता है, पोर्स का प्रेजेंट हो। जैसे ये स्मॉल स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं ना, ये पोर्स का ही मतलब क्या होता है, परफोरेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो परफोरेटेड होता है, उसमें कई तरह के स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्मॉल पोर्स के उसमें से ही मटेरियल जो है वो अंदर बाहर जो है वो इन एंड आउट मूव करते हैं। रेगुलेट द पैसेज बिटवीन द न्यूक्लियस साइट एंड साइटोप्लाज्म। तो अभी बोला जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल न्यूक्लियस को चाहिए वो जाते हैं इसी न्यूक्लियर पोर से। ठीक है, देन न्यूक्लियोप्लाज्म डेंस कलरलेस ग्रैन्युलर न्यूक्लियर सैप। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, डेंस है, कलरलेस है यानी कि कोई उसका कलर नहीं है, ग्रैन्युलर है यानी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और न्यूक्लियर सैप मतलब न्यूक्लियस का ये फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस का लिक्विड होता है ये। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स आर सस्पेंडेड। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर्स। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, मे बी वन और मोर इन नंबर। तो जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, बॉडी डेंसली स्ट्रेन्ड हो जाता है। ठीक है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस रहा, डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है, ये एक से ज्यादा भी सेल के अंदर मिल सकता है। क्रोमैटिन है जो कि न्यूक्लियोलस को सराउंड करके रखता है। फिर ये जो
डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पोर्स होते हैं, जैसे छेद होते हैं ना किसी चीज में। तो अगर जैसे कि क्या कहा जाए कि एक फोम ले लीजिए, फोम के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसके अंदर से चीजें इन या आउट मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। देन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। Chromosomes consist of DNA which contains hereditary information and instructions for cell growth, development and reproduction. Chromosomes उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए के पास क्या होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस भी, ये सेल को ग्रो करने का, डेवलप करने का, रिप्रोड्यूस करने का, ये सारा इंस्ट्रक्शन इसी डीएनए से मिलता है। When a cell is in resting, not dividing, the chromosomes are organized into long entangled, यानी सेल क्या होता है, सेल डिवाइड करने से पहले एक रेस्टिंग फेज में होता है, यानी हमेशा सेल डिवीजन तुरंत नहीं हो जाता है। सेल के डिवीजन के अलग अलग फेजेस होते हैं, जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, यानी जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो क्रोमोसोम एक लॉन्ग एंटेंगल्ड इंटरवोवेन मास ऑफ थ्रेड में डिवाइड होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो जब तक सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तब तक उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन बिल्कुल लंबा सा इंटैंगल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जो क्रोमैटिन है वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। जब सेल क्या होगा, रेस्टिंग कंडीशन में, तो क्रोमैटिन ऐसे दिखता है, ठीक है, धागे की तरह। और ये क्रोमैटिन किसका बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन का। During cell division, these chromatin fibers condense to form chromosomes. यानी सेल जब डिवीजन के लिए रेडी होती है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। अभी आगे ये स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रिंगी एग्रीगेट ऑफ जीन्स दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए एंड फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंस्ड क्रोमैटिन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, और ये जो लंबा सा स्ट्रिंगी यानी स्ट्रिंग दिख रहा है धागा जैसा, ये क्या है, क्रोमैटिन है, ठीक है। और इसी क्रोमैटिन में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। A duplicated chromosome is comprised of two identical chromosomes called sister chromatids that are connected at the centromere region. तो ये क्रोमोसोम क्या है, डुप्लीकेटेड है, ये सिंगल क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, ठीक है। जो ये दिखता है, ये क्रोमोसोम जब डिवाइड करते हैं तो ये अपना डुप्लीकेट, दो कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को अगर क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है, इन दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन किससे रहती हैं, किस पर, सेंट्रोमियर पे। जीन, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज मेड अप ऑफ ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड कैरीज इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन्स। तो ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम्स को इनलार्ज करेंगे तो वो ऐसे दिखेंगे, और इनलार्जमेंट करेंगे तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए का यूनिट क्या होता है, जीन। तो जीन क्या है, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट से बना है, और वो इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। यानी जीन ही बॉडी के अंदर क्या प्रोटीन बनेगी क्या नहीं, ये डिसाइड करता है। Function, it controls the various metabolic activities of the cell, therefore it is also called as the control center of the cell. सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक, ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन,
यानी सेल को कब डिवाइड करना है ये भी जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स। यानी कि अभी बताया कि न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी से अटैच होते हैं, और राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एनसीईआरटी में अलग से मेंशन किया गया है न्यूक्लियोइड के बारे में। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल एज सच प्रेजेंट रहता है। तो वो न्यूक्लियर रीजन जो कि डिफाइंड नहीं होता है बट वहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट, दूसरे होते हैं यूकैरियोट। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, जो पुराने होते हैं, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, कैरियन, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कुछ एल्गी हो गए। एंड व्हाट आर यूकैरियोट्स, यू मतलब क्या होता है, एडवांस, और कैरियोट मतलब क्या होता है, कैरियन और न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के पास एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब के पास क्या होगा, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस। So by this much explanation of the chapter is over. In the next video, we will discuss some more topics of the chapter. Till then, kindly prepare for your pre-med examination. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.